वह गहरी नींद के कारण अपनी आंखें मलने लगी और उसने देखा कि वहां बहुत से लोग थे और साथ ही राजा रैंक के सितारे भी थे। उसके लिए यह काम थोड़ा ज्यादा था। सभी ने अपना सिर उठाया और चुपचाप उसे देखने लगे। जियांग जुंजी ने अपना संयम बनाए रखा और गंभीर नजर से समझाया कि उसे केवल राजा स्तर से नीचे के सभी लोगों से 9 मियास्मा पंखों के बारे में यादें मिटानी थीं। ऐसा करने के बाद वह 1 और साल के लिए वापस सो सकती थी। यह सुनकर महान सपने देखने वाले की आंखें उत्साह से भर गईं। वह उसकी ओर मुड़ी, अपनी मुट्ठी बंद की और पूछा कि क्या वह गंभीर है। उसकी उत्तेजना लंबे समय तक नहीं रही। उसने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और मना कर दिया, क्योंकि उसे याद आया कि रात की पहरेदारी का कमांडर बहुत परेशान करने वाला था। उसने उससे कहा कि वह मिशन किसी और को सौंप दे क्योंकि वह बहुत नींद में थी और आराम करना चाहती थी। जियांग जुंजी ने कई सेकंड तक उसे चुपचाप देखना शुरू किया और फिर समस्या को हल करने का दूसरा तरीका सोचने का फैसला किया। लेकिन अभी के लिए उसने उसे उन लोगों की यादों को मिटाने का ख्याल रखने के लिए कहा जो सामने थे। महान सपने देखने वाले के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। बहुत थके होने के बावजूद उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने तितली सपना नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और उसी क्षण आसमान में तितलियों का एक झुंड प्रकट होने लगा। तितलियां तंजियाओ शिविर के प्रतिभागियों के पास जाने लगीं, जो अवाक रह गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है या यह शक्ति क्या है। तितलियां उनके चारों ओर उड़ने लगीं और एक प्रकार की जादुई शक्ति छोड़ने लगीं। कुछ ही सेकंड में सभी को बहुत थकान महसूस होने लगी, जैसे कि वे वर्षों से सोए नहीं थे, और अन्य लोग तीव्र उनींदापन के कारण जम्हाई लेने लगे। कुछ ही देर बाद तितलियों की शक्ति से प्रभावित सभी लोग जमीन पर सोने लगे। यह देखकर होंग्याओं का मन जिज्ञासा से भर गया। वह गुरु की ओर मुड़ी और पूछा कि जियांग जुंजी और महान सपने देखने वाला ऐसा क्यों कर रहे थे। गु कैशेन, जो तितलियों को देख रहा था, ने बताया कि इसका कारण जियांग चेन की रक्षा करना था। वे किसी भी आपदा को यथासंभव टालना चाहते थे, क्योंकि आखिरकार दाजी एक सुरक्षित स्थान नहीं था। उसने दाजी के नक्शे की कल्पना करना शुरू किया और खुलासा किया कि इसमें 8 अज्ञात और कुछ हद तक भयानक निषिद्ध क्षेत्र थे, साथ ही 3 बड़ी गुफाएं, सभी जातियों द्वारा प्रतिष्ठित स्थान, आंतरिक ट्यूमर और प्राचीन भगवान के चर्च का उल्लेख नहीं है। महान सपने देखने वाले की शक्ति ने जियांग को भी प्रभावित किया, जो जमीन पर गिर गया और अब एक लॉग की तरह सो रहा था। होंग्याओं ने इसे समझा और पूछा कि उन्हें उसकी यादों को भी क्यों सील करना पड़ा। महान सपने देखने वाले ने उनके पास जाकर पीछे मुड़कर शांत स्वर में समझाया कि यह कोई सील नहीं थी। उसकी शक्ति उसकी दिव्य आत्मा को मजबूत कर रही थी, ताकि उसे शाप या अन्य वस्तुओं का उपयोग करके किसी के द्वारा दूर से मारे जाने से रोका जा सके, क्योंकि आखिरकार जियांग का साधना स्तर पर्याप्त नहीं था और उसकी आत्मा की नींव बहुत कमजोर थी। यह सुनकर होंग्याओं की आंखें आश्चर्य और उलझन से भर गईं, लेकिन फिर भी वह समझ गई। महान सपने देखने वाले ने आगे देखा और वह चौंक गई और सतर्क हो गई। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। उसके सामने जियांग लेटा हुआ था और जमीन पर सो रहा था। वह प्रभावित हुई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उसकी क्षमता से प्रतिरक्षित था। वह क्रोधित हो गई। अपने दांतों को कस कर भींच लिया, खरगोश के आकार के भरवां जानवर को पकड़ लिया और हमारे लड़के की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, यह देखकर कि वह अभी भी सोने का नाटक कर रहा था। जब उसने महसूस किया कि वह आ रही है, तो जियांग के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। वह जानता था कि यह अच्छा नहीं है। वह घबरा गया और कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया।
एक पल पहले एक ऊर्जा उतार चढ़ाव हुआ था जिससे उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन सभी चीजों के पैतृक पेड़ ने इसे अस्वीकार कर दिया था। राजा स्तर से नीचे के सभी लोग सो गए थे। वह महान सपने देखने वाले के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाने का नाटक कर रहा था क्योंकि आखिरकार वह अंकल जी गैंग की सीधी बॉस थी। जियांग की चेतना के अंदर छोटी नाइन थी जो अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गई और रोने लगी क्योंकि उसने अपने कई प्यारे कीड़ों को खो दिया था। यह देखकर जियांग ने उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि यह सब उसकी गलती थी। लिटिल नाइन ने एक हाथ उसके गाल पर रखा और दूसरे से उसके पेट को छूने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुशी से मुस्कुराने लगी क्योंकि उसे इसकी बहुत चिंता नहीं थी। वह 30वें स्तर पर पहुंच गई थी और अब वह फिर से कीड़ों को पाल सकती थी। भावनाओं में इस अचानक बदलाव ने जियांग को भी आश्चर्यचकित कर दिया। जब जियांग सोने का नाटक कर रहा था तो कोई उसके पास आया और उसे नाटक करना बंद करने के लिए कहा क्योंकि उन्हें पता था कि वह सो नहीं रहा है। यह सुनकर जियांग सतर्क हो गया। यह महान सपने देखने वाला था। वह उसके पास गई और एक तीखी नजर से उसे जागने का आदेश दिया। उसे इतना करीब पाकर जियांग को पागलों की तरह पसीना आने लगा। जियांग उठकर बैठ गया और एक हाथ जमीन पर टिकाकर उसने दूसरा हाथ अपने सिर के पीछे रख लिया और घबराई हुई आवाज में उससे माफी मांगने लगा। उसे भ्रम की बहन कहकर पुकारने लगा। महान स्वप्नद्रष्टा जिसने जमीन पर हाथ और घुटने टिकाए हुए वह कुछ उलझन में थी। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा, अपनी आंखें बंद कीं और खुद को कोमलता महसूस करने से रोक नहीं पाई और पूछा कि क्या जियांग जुआनजी ने अभी अभी जियांग की कही बात सुनी है। जियांग जुआनजी जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं और हवा में उड़ रहा था, उसके ऊपर दिखाई दिया, जियांग को देखने लगा और हाँ में जवाब दिया। 800 साल की होने के बावजूद उसका दिल अभी भी नरम था। हालांकि वह मजाक करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि बूढ़ी औरत फिर से पागल हो सकती थी। महान सपने देखने वाले ने जियांग के मुंह को पकड़ लिया, जिससे उसकी आंखें भ्रम से भर गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वह जियांग के पास गई, उसकी आंखों में देखने लगी और एक दयालु मुस्कान के साथ कहा कि अब से वह उसका छोटा भाई है, इसलिए अब से वह उसे सभी खतरों और मतली से बचाएगी। अगर वह कभी मुसीबत में पड़ा, उसे बस अपने सपनों में उसका नाम लेना था। उसे इतना करीब पाकर जियांग को पागलों की तरह पसीना आने लगा और उसकी आंखें उलझन से भर गईं। उसने हिलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं हिल पाया। महान सपने देखने वाले ने मुड़कर एक अंगूठी हवा में उछाली और उसने देखा कि जियांग की आत्मा मजबूत थी, इसलिए बहन को उसे मजबूत करने की जरूरत नहीं थी। उसने समझाया कि यह अंगूठी आत्मा या अभिशाप से संबंधित किसी भी तरह की जासूसी, जांच या माप को अलग कर सकती है। जियांग ने अंगूठी पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और चुप रहा। यह उसकी बहन की ओर से एक स्वागत योग्य उपहार था। उसने अपना सिर पीछे घुमाया, एक उंगली दिखाना शुरू किया और एक खुश मुस्कान के साथ समझाया कि वह सोने जा रही है और उससे कहा कि वह अपने सपनों में उसका अभिवादन करना न भूलें। एक दरार खुली, वह उसमें घुस गई और नजरों से ओझल हो गई। जियांग ने दरार को देखना शुरू किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सिर्फ एक बार उसकी बहन को पुकारने से महान सपने देखने वाले का छोटा भाई बन गया था। हांग याओ जो उसके बगल में था, प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि क्या वह उसकी बहन बन जाएगी अगर वह उसे बहन कहे।
जियांग जुआनजी ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया और जियांग का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि 10 दिनों में खगोलीय प्रतिभाओं की प्रतियोगिता के दौरान अगर वह 9 मियास्मा पंखों का उपयोग किए बिना प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है तो यह दिखाएगा कि वह वास्तव में देश के सभी संसाधनों के साथ खेती करने का हकदार है। एक नया युग शुरू होने वाला था, महान विवादों की दुनिया आ रही थी और अब ज्यादा समय नहीं बचा था। जियांग ने आसमान की ओर देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। जियांग जुआनजी ने हमारे लड़के की ओर पीठ की, अपने कंधे पर देखा और कहा कि धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने यह सब अपने आप हासिल किया है। उनके सामने एक पोर्टल दिखाई दिया और लिन क्यू, जिसने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखा था, जियांग जुआनजी के पास गया। वह पहले ही यह मनोरंजक तमाशा देख चुका था और उसने सोचा कि यांगजी से काले ड्रैगन से निपटने का समय आ गया है। दोनों ने पोर्टल में प्रवेश किया और चले गए। उस समय मुहेनक्यू के दादा, लियू सनादाओ के पिता और तांग यिंग के चाचा पीछे से जियांग के पास आए। तांग यिंग के चाचा ने समझाया कि वह चाची तांग की भतीजी है और उसे उससे शादी करने का विचार सुझाया ताकि वे और भी करीब आ सकें। लियू सनादाओ के पिता ने तांग को बताया कि वह देर से आया था क्योंकि उसकी बेटी जियांग की वैध पत्नी थी और दुआबाओ घराने दहेज के रूप में 20% शेयर देने को तैयार था। मुहेनक्यू के दादा ने भी पीछे नहीं हटते हुए बताया कि उनकी पोती जियांग चेन से गर्भवती थी। यह सुनकर हमारा लड़का घबरा गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है या इस अजीब स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। उसी समय होंग्याओ ने मास्टर से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि उसके पास अभी भी जियांग को जीतने का मौका है। डू कैक्सिन क्रोधित हो गया और गुस्से से देखते हुए उसने होंग्याओ के सिर पर मारा, उसे बकवास करना बंद करने का आदेश दिया, जिससे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ा दर्द महसूस करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक बार जब रात हो गई तो जियांग उस घर में गया जिसे डू कैक्सिन ने उसे सौंपा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया, उस पर अपनी पीठ टिका दी और राहत की सांस ली क्योंकि उसने आखिरकार सभी को अलविदा कह दिया था। अब वह लिटिल नाइन के दूसरे झुंड को पुनः उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। वह अपनी चेतना में प्रवेश कर गया जहां लिटिल नाइन गर्भवती थी। उसने अपना हाथ लिटिल नाइन की ओर बढ़ाया और एक गंभीर भाव के साथ दिव्य विकास क्षमता का उपयोग किया जिसने कीट प्रजनन को तेज कर दिया। उसे तैरने के लिए मजबूर करते हुए उसने अपने हाथों को अपने पेट पर रखा और बहुत खुश हो गई क्योंकि वह कई बच्चे पैदा करने वाली थी। कौशल सफल रहा और सिस्टम ने बताया कि दूसरे झुंड का प्रजनन 1 घंटे में होने वाला था, जिसमें कुल 5009 मियास्मा पंख थे। जियांग ने अपनी उंगली का उपयोग करके सिस्टम विंडो के माध्यम से नेविगेट करना शुरू किया और दूसरे परिवर्तन का उपयोग किया। सिस्टम ने पता लगाया कि वह वर्ग बदलने की आवश्यकताओं को पूरा करता है क्योंकि वह 237 सितारों के लड़ाकू मूल्यांकन के साथ एक स्तर 30 पेशेवर था। इसने हमारे लड़के को एक मिशन सौंपा वर्ग परिवर्तन के लिए, जिसे मैजिक सिटी का सेलेस्टियल टॉवर कहा जाता है, एक उद्देश्य के रूप में। उसे सेलेस्टियल टॉवर को पूरा करना था और 50वीं मंजिल पर बॉस को हराना था और उसकी तलवार पर कब्जा करना था। एक समस्या थी, उसे केवल 1 दिन की समय सीमा के साथ अकेले टॉवर में प्रवेश करने की अनुमति थी। उसने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और सोचने लगा। उसने फैसला किया कि आज रात वह अपने पास मौजूद सभी उपकरण बेच देगा, जिसकी कीमत कई अरब है, और इसे भयंकर जानवरों के खून के बदले में बदल देगा। इससे यह दूसरी पीढ़ी को पालने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। कल सुबह वह जादुई शहर में जाकर सेलेस्टियल टॉवर को चुनौती देने वाला था क्योंकि सैकड़ों हजारों नए कीड़ों के साथ कोई समस्या नहीं होने वाली थी। जियांग के सामने सभी चीजों का पैतृक पेड़ खड़ा था,
इसकी एक शाखा पर एक लाल फल था। यह देखते ही जियांग के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। वह यह देखकर हैरान रह गया कि पैतृक पेड़ फिर से फल दे रहा था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और लाल फल उसकी ओर गिरने लगा। यह शून्य आंख नामक एक क्षमता प्रदान करने में सक्षम था, जो उसे अदृश्यता, भ्रम या क्षमताओं का उपयोग करके दुश्मनों का पता लगाने और उन्हें चिह्नित करने की अनुमति दे सकता था। इस क्षमता द्वारा कवर किया गया क्षेत्र उपयोगकर्ता की दिव्य आत्मा शक्ति पर निर्भर करता था। वर्तमान में इसकी सीमा उसके चारों ओर 10 किलोमीटर थी। इस क्षमता का लगातार उपयोग करने का एकमात्र नुकसान यह था कि यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता था। जियांग के लिए यह क्षमता इतनी बुरी नहीं थी। वह एक तरफ मुड़ा और उसने फैसला किया कि इसे परखने का समय आ गया है। जिस क्षेत्र में वह था, वहां कई और घर थे। बाहर तान यिंग अपने मोबाइल फोन में खोई हुई उस क्षेत्र में घूम रही थी। जियांग को नहीं पता था कि वह उस समय बाहर क्यों थी। उस समय एक लाल सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसमें उसके आंकड़े दिखाए गए थे। उसके पास नाइटमेयर हंटर नामक छिपा हुआ पेशा था। वह 149 सितारों की ताकत के साथ 43वें स्तर की थी। वह हत्यारे प्रणाली की पसंदीदा बेटी थी, तांग परिवार का अनमोल रत्न। वह अपने दादा द्वारा तय की गई शादी के कारण शर्मीली महसूस करती थी और उसे नहीं पता था कि अपने लक्ष्य से कैसे संपर्क किया जाए। उसने थोड़ा ध्यान से देखा और पाया कि वह जियांग को एक पत्र लिख रही थी, जिससे वह कुछ हद तक हैरान रह गया। उसने घर की लाइटें बंद कर दीं क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उसे देखे, नजरों से दूर, दिमाग से दूर। आज रात वह अच्छी नींद लेने वाला था ताकि कल वह क्लास चेंज मिशन को पूरा करने के लिए आकाशीय टॉवर पर जा सके। तांग यिंग घर के पास पहुंची और यह देखकर कि उसने लाइटें बंद कर दी हैं, वह शर्माने लगी और भ्रमित हो गई। अगले दिन जियांग आकाशीय टॉवर पर गया, जो बहुत बड़ा था। बहुत ऊंचा होने के कारण जमीन से उसका शीर्ष भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंदर गया जहां अन्य पेशेवरों का एक समूह था। स्कोरबोर्ड पर दिखने लगा कि जियाई किक्सुआन्यू नाम का कोई व्यक्ति सिर्फ 12 मिनट में 40वीं मंजिल पर पहुंच गया था। हर कोई स्कोरबोर्ड के चारों ओर इकट्ठा हो गया और कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियाई किक्सुआन्यू शहर के युद्ध क्षेत्र का गौरव था। आधे साल पहले का उसका रिकॉर्ड अभी भी किसी ने नहीं तोड़ा था, जिससे वह शहर के लिए गर्व का स्रोत बन गई थी। कुछ लोगों ने टॉवर में अपना परीक्षण शुरू कर दिया था, लेकिन कोई भी उसकी गति के साथ नहीं चल पा रहा था। भीड़ में जियांग भी था। उसने स्कोरबोर्ड को देखना शुरू किया और महसूस किया कि वह ग्रेट सियाम की दूसरी प्रतिभाशाली थी। उसकी ताकत जियांग वुशुआंग से भी अधिक थी। सेलेस्टियल टॉवर में दूसरे दौर के सभी रिकॉर्डों पर एकाधिकार करने के बाद हमारे लड़के ने जीनियस रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समय आने पर उसका सामना करने का फैसला किया। प्रवेश करने की बारी जियांग की थी और सिस्टम ने पूछा कि क्या वह तैयार है। यह देखकर कि उसकी बारी कितनी जल्दी आ गई थी, जियांग कुछ हद तक हैरान था और बिना एक सेकंड के लिए हिचकिचाए स्वीकार कर लिया, जिससे उसके नीचे एक जादुई घेरा दिखाई दिया। जियांग को सेलेस्टियल टॉवर की पहली मंजिल पर टेलीपोर्ट किया गया, जो राक्षसों से भरा था। जियांग की उपस्थिति को महसूस करते ही सभी का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। इन राक्षसों की ताकत इस टॉवर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के स्तर के अनुसार अपने आप अपडेट हो जाती थी। जियांग ने राक्षसों को घूरना शुरू कर दिया और शून्य नेत्र क्षमता का उपयोग करके थोड़ा अन्वेषण करने का फैसला किया। राक्षसों की स्थिति विंडो दिखाई दी। उन्हें फॉलन एल्फ कहा जाता था। स्तर 40, 7,90,000 स्वास्थ्य बिंदुओं और 42 सितारों की लड़ाकू शक्ति के साथ। यह केवल पहली मंजिल थी और वहां पहले से ही बहुत अधिक लड़ाकू शक्ति वाले उच्च स्तर के राक्षस थे।
जब वह 50वीं मंजिल पर पहुंचता तो वहां 90 स्तर के राक्षस होते। यह उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियाक्सुआन जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी जो केवल 40वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा था। हालांकि यह एक जटिल कार्य था, ये सभी राक्षस केवल कीड़ों का भोजन थे। उसने अपने हाथों को बाहर की ओर बढ़ाया और कीटों के साथ कीटों को छोड़ना शुरू कर दिया। वह राक्षसों की ओर बढ़ने लगी। इतना सारा भोजन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह मांस खाना चाहती थी, लेकिन जियांग ने उसे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि यह मांस उतना अच्छा नहीं था। बाद में वह सुनिश्चित करेगा कि उसे खाने के लिए कुछ बेहतर मिले। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।